Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Key domestic stocks witness some modest losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 58,000 mark. Nifty finishes below 17,300 points. Rupee appreciates by 45 paise to settle below 75 rupees per US dollar level. And global crude oil prices plunges more than 2%. आर्थिक सुर्खियों में वैश्विक बाजारों के संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 58,000 और निफ्टी 17,300 के स्तर से नीचे बंद हुए। 45 पैसे की मजबूत बढ़त से डॉलर के मुकाबले रुपया 75 रुपए प्रति डॉलर के नीचे दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों से आज घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,000 के स्तर से नीचे फिसला, जबकि निफ्टी 17,300 के नीचे बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% के नुकसान से 59 अंक लुढ़ककर 57,833 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 0.2% की गिरावट से 28 अंक गिरकर 17,276 पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक 0.8% की गिरावट से बंद हुए। Sensex and Nifty today witnessed modest losses, pairing early gains amid mixed global cues. Sensex closed below the 58,000 mark, while Nifty ended below 17,300 level. Sensex fell by 59 points, 0.1% to finish at 57,833, while Nifty lost 28 points, 0.16% to settle at 17,276. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices both fell by 0.8%. In the Sensex pack, 13 companies logged gains while 19 witnessed losses. HDFC was the top gainer as it rose by 1.3%, followed by Larsen & Toubro, which added 0.9%. Axis Bank gained 0.6% and SBI rose 0.5%. On the other hand, Ultra Tech Cement plunged 1.9% and Mahindra declined by 1.3%. Infosys fell 1.1% and Reliance slipped 0.9%. In sectoral indices, the three sectors gained while 16 logged losses. Capital goods gained 0.4% and Bankex rose 0.3%. On the other hand, Realty Index declined by 1.2%, Oil and Gas fell 1.1% and Basic Materials slipped 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,092 companies gained while 2,275 companies fell. Shares of 103 companies remained unchanged. डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मजबूत बढ़त हुई और अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 45 पैसे की बढ़त से 74 रुपए 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.03% की बढ़त से 95.8 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, शेयर बाजार के हाल पर अगर बात करें तो जो भू पारिस्थितिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें हम खासतौर पे यूक्रेन और रूस के बीच में जो जारी तनाव चल रहा है उसको अगर बात करें तो उसके से संबंधित 2-3 चीजें हैं। कहीं ना कहीं पूरा वैश्विक शेयर बाजार शायद इसके कारण बहुत बड़े तनाव में है, घबराहट में है। भारतीय शेयर बाजार इस तनाव से कितना आपको लगता है कि प्रभावित है? पहला। दूसरा, हमने इसके साथ साथ एक चीज देखी है, आज कच्चे तेल की कीमतों में भी क्या इसी के असर से गिरावट हुई है? अमित, जैसा आपने कहा कि अभी बाजार में, स्टॉक मार्केट्स में रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति है
उसको लेकर बहुत चिंताएं हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है, मैं ये कहूँगा, और मार्केट काफी वोलेटाइल हो रही है उसको लेकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस या इस तरह की जो क्राइसिस हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म में बाजार के सेंटिमेंट को अफेक्ट करते हैं और उस सेंटिमेंट की वजह से हम बाजार में वॉलेटिलिटी देखते हैं। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें स्टॉक मार्केट्स का, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इससे डिटरमिन नहीं होते, वो ज्यादातर जो इकोनॉमिक न्यूज है या इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसी से डिटरमिन होते हैं। तो ये बात सही है कि शॉर्ट टर्म में कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज, जैसे हम ऑयल को देख रहे हैं, तो ऑयल का क्योंकि रशिया बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी है, और यदि रशिया पर सैंक्शंस लगते हैं तो ऑयल पर काफी तेजी आ सकती है या क्राइसिस वहां हो सकता है, उसको लेकर बाजार में चिंताएं हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है मार्केट सेंटिमेंट पर। लॉन्ग टर्म में तो जो फंडामेंटल्स हैं, या हम मॉनेटरी पॉलिसी कहें या फेड इंटरेस्ट रेट का कमाई की बात करें या कंपनीज की कमाई की बात करें, तो वो मार्केट को अफेक्ट करेगी। Puneet, outside factors, also the Federal Reserve's minutes of the FOMC meeting. What happened there? We saw a fall correction in the U.S. market, and that translated into a fall in the Asian markets also, including India. What happened at that particular meeting? So the U.S. Fed minutes came out yesterday, and it is quite surprising. In fact, the market was expecting a very hawkish, very aggressive Fed minutes there. However, it appears that the U.S. Fed Reserve members were not that aggressive. They were not that hawkish. So what happened really was that usually one would have expected the markets to have risen, because that would mean that the pace of interest rate rise in USA may be slower than expected. But I think market dislikes uncertainty. It added another chapter of uncertainty. How fast will US Fed raise rates? How much they will raise rates? All those questions remain quite unanswered. And the US Fed, when it meets in March, I think that will remain, it will be a great period of uncertainty for investors. We must remember that interest rate policy by US central bank impacts the markets very significantly. Not only in the USA, it impacts us even more in emerging markets, because the money invested in emerging markets is usually considered hot money. It is money invested by traders. And whenever there is a change in interest rate regime in US, we find that money gets withdrawn quickly. So I think all this uncertainty played into the markets yesterday. I think they remain quite volatile. Today, US futures are, of course, higher, indicating that markets may turn around a little bit in USA. But I think this volatility will continue for quite some time. पुनीत, अभी जैसा आपने बताया कि बाजार में जो उतार चढ़ाव का माहौल है कुछ और समय तक जारी रह सकता है, आप इसको, अगर मैं इसको और एलोबरेट करने की बात करूं तो बाजार कितना रेंज बाउंड नजर आता है, कितने प्रतिशत अभी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल नजर आता है? अमित, सच बताऊं आपको तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि बाजार कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। लेकिन यदि आप मुझसे सच में पूछें अभी, और मैं कई सप्ताहों से ये बात, जब भी बात होती है हमारी, तो हम इस बात में कहता हूं आपस में कि जो अभी प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि मार्केट्स का नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं और ऊपर जाने के चांसेस कम है फिलहाल, फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म नहीं होता या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी यूएस फेड की क्लियर नहीं होती। मेरा अपना अनुमान ये है कि ये जो माहौल है ये करीब अगले 6 महीने ऐसा रहेगा, और उसके बाद हम एक क्लैरिटी देखेंगे और उसमें हम स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे। इस दौरान मेरा अपना ये भी अनुमान है कि जो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत बड़ी चिंताएं हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और कंट्रोल में नहीं है, वो चिंताएं भी 6 महीने में करीब करीब कम हो जाएंगी या उस पर कंट्रोल हो जाएगा, तो वहां भी वो पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा। तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट 3 to 6 months आर डिफिकल्ट फॉर द मार्केट। चांसेस ऑफ गोइंग डाउन आर मोर, एंड आई कांट प्रेडिक्ट हाउ मच दे विल गो डाउन मोर, बट the chances are that markets will rather go down than go up in next few months. पुनीत, आपने जिस तरह से बात करी, तो अगर इसको हम अवसर के दौर पे देखें तो एक आम निवेशकों के लिए कौन से क्षेत्र बेहतर साबित हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेना होगा एक कमर्शियल ब्रेक।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे अवसर पर जब बाजार में गिरावट का दौर है तो वो कौन से क्षेत्र हैं जो इस समय निवेश के लिए आकर्षक बने हुए हैं, अगर हम एक विशेषज्ञ के तौर पर आपसे जानना चाहें। तो अमित, यदि मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, यानी अगले 3 से 6 महीने, जब मैंने कहा मेरा अनुमान है कि बाजारों में थोड़ी चिंताएं रहेंगी, तो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स, और डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स कौन से हैं, जैसे FMCG है, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं और IT स्टॉक्स। ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, IT, फार्मा, ऑटो एंड FMCG। इसके जो अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं उसमें ले सकते हैं। तो वहां पर आपको कोई बहुत चिंता नहीं होगी कि एकदम गिरावट आ जाएगी या बहुत शेयर्स गिर जाएंगे बहुत ज्यादा। और यदि मैं ग्रोथ सेक्टर की बात करूं, जो मेरा अनुमान है कि अगला फेज स्टॉक मार्केट में जब भी वो शुरू होगा 6 से 9 महीने के बाद, उस फेज में जो ज्यादा शेयर्स बढ़ेंगे, मेरा अनुमान है कि PSU बैंक के शेयर्स, रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स, ये ग्रोथ सेक्टर मुझे लगते हैं जो बढ़ेंगे। और मैं ये कहूंगा कि अगर करेक्शन होती है तो निवेशक, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इन ग्रोथ स्टॉक्स में भी नीचे लेवल पर शेयर्स ले सकते हैं। Puneet, my co-anchor asked about what is the prospect of the index. So, what do the index futures tell you? We had the F&O expiry on Thursday as to how range-bound the market is going to be, not only for the week, but for the period you mentioned, 6 months. So what we have seen is that, in fact, surprisingly, last 1 week I have seen Nifty futures trading at slight discount to the spot market. Usually they trade at a premium. And whenever they trade at a discount, it tells us that markets are slightly bearish. Discount was not very large. It was small discount, but there was a minor discount. So I think going forward, we will see the markets range bound. My own, if you really push me to it, then I would say that we could see a 5 to 10% correction in this markets over the next 2-3 months. And that is when markets will consolidate. After that, it may be a time-bound kind of a correction rather than a very steep fall. I do not expect a very steep fall. I don't think markets will crash from the current levels. They might keep slipping down a little bit, but I think 5 to 10% will be reasonable to expect for the market to correct. पुनीत, आपने भी चर्चा में ये कहा कि कुछ जो मेटल क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं निवेश के लिए आकर्षक साबित हो सकता है। एक शंकाएं ये भी कहती हैं कि ऑलरेडी जो मेटल क्षेत्र है, मेटल के प्राइसेस जो हैं रॉ मटेरियल्स के, वो बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। ऐसे दौर में इन पर निवेश करना कितना सफल साबित हो सकता है? दूसरे, इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी ऐसे संकेत दिए हैं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि भारत में जो निचली ब्याज दरों का दौर है वो शायद शीघ्र खत्म हो सकता है। इसका पूरे आर्थिक परिदृश्य पे कितना असर पड़ेगा? अमित, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पिछले दिनों हमने देखा कि जो स्टील के शेयर्स हैं या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन कंपनीज के शेयर्स में काफी तेजी है, क्योंकि ये मेटल के प्राइसेस रिकॉर्ड छू रहे हैं और निवेशकों को लगता है कि ये और मुनाफा कमाएंगी कंपनीज और यहाँ पर हम और पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप जो भी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक की आपने बात करी या US फेडरल रिजर्व की हम बात करते हैं, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो यही है कि इन हाई प्राइसेस को वो नीचे लाना चाहते हैं। इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का पर्पज ही एक है कि जो और पर्टिकुलरली मेटल्स पे उनकी निगाह ज्यादा है, और मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन तभी कम आएगा जब ये मेटल प्राइसेस नीचे आएंगे और एक इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेटल्स के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा उसी कंजम्पशन को नीचे लाने के लिए और उसके प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। तो इसी कारण से मैं समझता हूं कि मेटल्स शॉर्ट टर्म में थोड़े रिस्की हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यदि हम कमोडिटी साइकिल को देखें तो मेटल्स की कंजम्पशन, मेटल्स के प्राइस ट्रेंड काफी अच्छे हैं और कंपनीज जो है वो बहुत मुनाफा कमा रही हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मेटल प्राइसेस पे भी प्रेशर आ सकता है आफ्टर 3 to 6 मंथ्स, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टारगेट करेगी मेटल प्राइसेस को। तो वहां हम थोड़ी गिरावट देख सकते हैं। उस दौरान शेयर मार्केट भी नीचे आ सकती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा से वो जो अप ट्रेंड है वो चालू होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। Puneet, what was the activity witnessed in the aviation stock space with the development at Indigo
Do you see that as impacting what's going to happen with aviation sector? So Indigo, we had seen a lot of conflict between the promoters, and now and it appears to have been resolved now. And in fact, later today, one of the promoters announced that he's stepping down from the board, making way for the others. Surprisingly, airline stocks have been doing rather well, given the fact that they were practically out of business for a very long period of time. So I think if they have gone through this crisis, and many of them, particularly the company that Indigo you're mentioning, the stock price seems to have done reasonably well in the last 2 years. My expectation is it will recover, and it will recover and do very well going forward. So, although there's going to be greater competition, I think with Air India in the hands of Tata's, with a new airline coming from Mr. Rakesh Jhanwala, I think competition will increase for airline companies. But still, I think these stocks have been very robust and they've stayed the course. But again, I would say these are not for faint-hearted. These are stocks with high growth, high risk potential. So it should be dealt with by people who have risk appetite rather than, it's not a defensive stock by any means. What about a macro question? SBI report is estimating the October to December GDP growth at 5.8%. Do you agree with it, or should it be more? No, it could be. In fact, SBI has very good research, and they've pegged that growth at about 5.8%. And please remember that was a period when Omicron was emerging and economy was somewhat slowing down at that time. Also, we must remember that it was a very period with a base effect which was negative. Actually, last year in the same quarter, there was a lot of growth, and therefore the base effect also kicked in. But my take is that if you look at the whole year next year, and the estimate of 9% plus growth, I think that is a very safe assumption that target will be met. Very briefly, what's your take on the hydrogen fuel policy of the government with the oil and gas index down by 1%? Do you see the diversification adopted by companies? I think it's a path-breaking thing. And secondly, government's entire policy, I don't want to go into details right now, we don't have time for that, but it will make India a leading resource for blue hydrogen and green hydrogen in the world. We could become the leading player and replace fossil fuels. So I think it's a very smart move, and we are moving in very, very early. It's very nimble-footed policy. A lot of companies, they're repurposing. In fact, Reliance has announced that it's a huge, one of their huge fuel refined plants. They're repurposing to create hydrogen, blue hydrogen. So clearly, I think this is a very smart policy, and it will give a lot of push to India's green ambitions. और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पुनीत से शेयर बाजार के परिदृश्य के बारे में, और पुनीत, मैं आपका ध्यान अब आकृष्ट करना चाहूंगा रुपए की कीमतों के बारे में, जो डॉलर के मुकाबले आज 45 पैसे की बढ़त के साथ एक शायद लगभग 3 महीनों का काफी ऊंचा स्तर रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए में कितनी स्थिरता नजर आती है फिलहाल के पूरे आर्थिक परिदृश्य में? देखिए, काफी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं वो अब की बार प्रेशर में आई हैं, जैसे होता है यूजुअली जब यूएसए में मॉनेटरी टाइटनिंग होती है। लेकिन भारतीय रुपी ने एक रिमार्केबल स्ट्रेंथ दिखाई है, और इनफैक्ट आज की जो पूरा इमर्जिंग मार्केट्स का जो करेंसी थी, वहां पर जो रिबाउंड आया, उसमें दो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज ने बेस्ट परफॉर्मेंस करी थी। एक चाइनीज करेंसी युआन आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, और एक भारतीय करेंसी रुपी ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंटली हमें बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म हम मूवमेंट देखते हैं, लेकिन मैक्रो सिचुएशन, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, ये बहुत, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पॉजिटिव में चल रही है, तो नेट में अगर आप देखें तो भारत की जो मैक्रो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और इन्फ्लेशन भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं है वर्ल्ड के मुकाबले। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो रुपी की एक्सचेंज वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं।
इस वजह से हम देखते हैं कि रुपये में स्ट्रेंथ बरकरार है। और मैं फिर दोबारा से ये रिट्रेट करूंगा, काफी दिनों से मेंटेन कर रहा हूं कि रुपी 74 to 76 टू द डॉलर इसी रेंज में चल रहा है, और मुझे लगता है काफी अरसे तक ये इसी रेंज में रहेगा। पुनीत, इस परिदृश्य में जो ब्याज दरें हैं भारतीय, अगर सिर्फ भारतीय क्षेत्र की बात करें तो रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों को लेके क्या इसमें कुछ बढ़त जैसे कदम उठा सकता है? अमित, देखिए, रिजर्व बैंक को थोड़ी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इतना अग्रेसिवली नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास हेडरूम है। हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी बाकी देशों में है। हम काफी सेल्फ सफिशिएंट हैं खाने के मामले में। फूड इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, और जो भी इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, यानी क्रूड ऑयल की वजह से है या मेटल्स की प्राइसेस की वजह से है। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, जिसे हम अकोमोडेटिव पॉलिसी कहते हैं वो रखेगा, और थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। पर मुझे लगता है कि भारत में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, एंड वी विल मेंटेन अ पॉलिसी इन फेवर ऑफ ग्रोथ रादर देन इन्फ्लेशन फाइटिंग स्टैंड्स बाय आरबीआई। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रत्न तथा आभूषण क्षेत्र में इस साल 40 अरब डॉलर का निर्यात होने की उम्मीद है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो के उद्घाटन समारोह के दौरान श्री गोयल ने कहा कि रत्न और आभूषण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए पसंदीदा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज देश के पहले टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के बेहतर आर्थिक परिदृश्य से स्टार्टअप कंपनियों को सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे देश वर्ष 2025 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने में सफल होगा। पुनीत, बहुत संक्षेप में, शायद कहीं न कहीं आर्थिक परिदृश्य में ऐसा तो माना जाना ही चाहिए कि भारत अब कंपनियों के लिए एक सुविधाजनक और पसंदीदा क्षेत्र बनता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। यदि आप एक्सपोर्ट, हमारे बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, करीब करीब 25%, 26% ग्रोथ हमारी हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, और अब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। अब पहले हम ज्यादातर रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे, आयरन ओर, कॉटन, ये एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा होते थे। लेकिन अब यदि देखें आप तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं, या ऑटोमोबाइल्स के हैं, या मोबाइल्स के हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ये बात साफ दर्शाती है कि भारत का जो एक्सपोर्ट बास्केट है, ना सिर्फ वो बढ़ रहा है, उसकी जो मिक्स है वो भी बेहतर हो रहा है, ज्यादा वैल्यू एडेड हो रहा है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक नया केंद्र उभर रहा है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने वो अचीव कर लिया है गोल। मुझे लगता है अभी 3 से 5 वर्ष और लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते हुए मुझे लगता है ये गोल अब हमारे विद इन रीच है। जो लगता था एक टाइम पर नामुमकिन लगता था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है अब ये मुमकिन है और 3 से 5 साल में मुमकिन होगा। Puneet, very briefly, is this a result of counter trade carried out by the government, buyback, direct and indirect offset agreements? So what government has really worked on 2 levels. First, the government gave enough incentives for companies to start manufacturing in India, whether in terms of cutting income tax rates to record levels. We have the lowest income tax rates for manufacturing companies in the world. So I think that's happened. And on top of it, they gave a push. So Make in India came from there. At the same time, government became a very big buyer of goods also. So to support these companies. So I think together, for example, you can see in the defense sector, government is now putting in 60% of their defense expenditure in buying goods within India. So I think all these 2 things have really happened. नजर डालते हैं एशिया बाजार पे। एशिया बाजार में आज मिला जुला दौर रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% की बढ़त से बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी पूर्वी स्तर पर बना रहा। हांगकांग के हैंगसेंग 1.9%, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.3% और जापान के निक्के में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock market, US stocks declined over 1% yesterday as escalating tensions between the West and Russia surrounding Ukraine dampened investor sentiment. Dow Jones Industrial Average fell 1.2%, S&P 500 declined 2.1%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2.9%. Puneet, very briefly, apart from the potential war in the Ukraine, there's also the issue of inflation in the US. To what extent has that been curbed, and how do you see the markets improve there? So inflation continues to be, I think, a bigger challenge than the Russia-Ukraine crisis. I would say that is kind of a distraction to the economic story. The real story is inflation fighting. It is still not under control. US has to take precipitate steps
to control inflation. And we will see that happen over the next 6 to 9 months. That's why I said that it's a long battle. It will not be over in a jiffy. Whereas US, Russia, Ukraine face off, I think it's more of a side show to the main economic story. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today extended losses and were heading for a weekly fall as a prospect of increased Iranian oil exports eclipsed fears of potential supply disruption resulting from the Russia-Ukraine crisis. The crude prices declined more than 2%. In intraday trade, Brent crude was trading around $91.10 per barrel, while WTI crude prices were at $89.80 per barrel. This crisis has resulted in a benefit for Iran. How does the U.S. look at this development when it comes to the supply disruption being resolved by Iranian supplies? So I think it's a game changer for oil market. Iran has been out of the oil market for very long, and they have a potential to supply up to 5 million barrels per day, which is huge. It can change the whole trend of the oil market. And U.S. is willing to look the other way. They're willing to relax a little bit to allow Iranian oil exports. And I think that will happen. And if that happens, the direction of oil prices will change for quite some time to come. What about the strategy and tactics that is to be adopted by the procurement of Government of India in these times of crisis where oil prices are high? So, in fact, Iran was a very big source of oil for India. Unfortunately, that got shut down because of sanctions. So, that might give us a leeway to bring down our oil purchase prices. And overall, if oil markets turn down, I think India will be benefited. And this crisis we are having will be resolved to some extent. We had brought down a current account deficit because of $10 billion a month purchase of crude oil. Has that gone up or are we still within budget? No, in fact, crude continues to put a lot of pressure on our imports and current account deficit. But what has changed really is the huge explosion in exports of software services. This year we will probably export software services over $350 billion, equal to Saudi Arabia's oil exports. So I think that is what is changing and not oil prices per se. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 465 रुपए की गिरावट से 49,930 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 310 रुपए के नुकसान से 63,550 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,893 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त से $23.90 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब भू पैरिस्थितिक जो स्थितियां हैं वो युद्ध की हों या इस तरह की हों, सोना कहीं न कहीं अपना चमक बढ़ाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं नजर आता। नहीं अमित, ऐसा नहीं है। सोने में हमने बढ़त देखी है, करीब 8%, $1700 से $1900 गोल्ड के प्राइसेस पहुंच गए हैं। और सिर्फ रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से भी ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा गोल्ड पर ऑन अपवर्ड साइड और गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है गिवन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। Will India look to curb the import of gold to ease CAD? Arjun, it hasn't worked in the past also. Government policy has never worked. It is just the elasticity of purchase by consumers to prices which is affected. So government, I don't think will move in a very dramatic manner to curb that import. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Key domestic stocks witnessed modest losses amid mixed global cues. Sensex closes below the 58,000 mark. Nifty finishes below 17,300 points. Rupee appreciates by 45 paise to settle below 75 rupees per US dollar level. And global crude oil prices plunges more than 2%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.